गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं सब लोग? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया, इसके लिए भी आपसे क्षमा चाहता हूं। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी से। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक नए सेगमेंट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जी सोनू राज गुड मॉर्निंग, रचना गुड मॉर्निंग, अजय गुड मॉर्निंग, आलम, हेमंत राज गुड मॉर्निंग। हाँ बढ़िया एकदम। दीपिका गुड मॉर्निंग, राफिया, हिमानी, जय हिंद। वर्षा चौहान गुड मॉर्निंग, मेघा, पूनम, शैलजा, दीपिका, बैसाखी, ब्यूटी, प्रीति, पिंकी, मयंक, सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात और आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। तो आज थोड़ा सा क्लास डिले हुआ है, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं। तो आज मेरा मन किया कि मैं रेगुलर पॉलिटी का क्लास ले रहा हूं। जी राजीव शर्मा, खुश रहो, सफलता आपके कदम चूमे। तो मैंने सोचा आज कुछ नए सेगमेंट को लेते हैं और मैं आज छोटे स्तर के प्रश्न लिए हैं, लेकिन छोटे स्तर के प्रश्नों में मैं बहुत कुछ एलोबरेट करूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रह सकते हैं। आज की क्लास में आपको बहुत सारा एलोबरेशन देखने को मिलेगा। प्रश्नों का स्तर थोड़ा छोटा है, लेकिन डिटेल काफी बड़ा होगा। तो आप लोग तन्मयता के साथ लगे रहिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी क्लासेस लगातार अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार लाइक कर दें और अच्छा कमेंट कर दें, ठीक है? चलिए, बहुत छोटे स्तर पर प्रश्न लिए हैं मैंने आज, जिनको आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी पे थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं। लगातार पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी, तो मेरे मन में था कि एक छोटा सा क्लास ज्योग्राफी के लिए लेकर के आया जाए। और आपके सामने स्क्रीन पर एक छोटा प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स? इससे पहले ये बताऊंगा, कल से आपकी रेगुलर जो है पॉलिटी की ही क्लास चलेगी। केवल आज के लिए मैंने ये प्रोग्राम रखा है क्योंकि बच्चों को मुझे दिखाना था कि हम टाइम टाइम पे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस करवाएंगे, ठीक है? तो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? और इसमें बहुत सारे बच्चों के नंबर आ रहे हैं 6, कुछ लोग कह रहे हैं बी, लेकिन मैं आपके इस डाउट को दूर करूंगा, क्योंकि ये प्रश्न मुझे मालूम था निश्चित तौर पर आप इसका उत्तर गलत देने वाले हैं। भारत अगर प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है तो भारत में मूल रूप से 4 भाग हैं। अगर हम प्रादेशिक प्रदेशों में इसके विभाजन की बात करें तो सबसे पहले है विस्तृत पर्वतीय प्रदेश। तो भारत के अगर हम भाग देखें तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। तो सबसे पहले यहां पर हम बातचीत करेंगे कि भारत का जो पहला भाग है वो है विस्तृत पर्वतीय प्रदेश। अब पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत वो सभी क्षेत्र आ जाता है जो कि पर्वतों से घिरा हुआ है। तो एक क्षेत्र क्या हो गया? विस्तृत पर्वतीय प्रदेश। अब विस्तृत पर्वतीय प्रदेश के अलावा इसका जो दूसरा भाग है वो क्या है? वो है सिंधु और गंगा का मैदान। सिंधु व गंगा का मैदान। अगर मूल रूप से देख रहे हैं हम लोग यहां पे, तो सिंधु और गंगा के मैदान में ये विभाजित है। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो यहां पर रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। तो और क्या है? रेगिस्तानी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्र। आप सोचिए कि आप इतने छोटे से प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं, तो आप
जब ये प्रश्न यूपीएससी में कंसेप्ट के रूप में पूछा जाएगा तो आप यहाँ कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं। और इसके अलावा जो चौथा क्षेत्र है वो है दक्षिणी प्रायद्वीप। तो अगला क्षेत्र क्या है यहाँ पर? दक्षिणी प्रायद्वीप। दक्षिणी प्रायद्वीप। तो अगर मूल रूप से देखा जाए तो भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं वो इन्हीं 4 भागों में विभाजित हैं। कौन कौन से? विस्तृत पर्वतीय प्रदेश, सिंधु और गंगा का मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप। तब आप देख पा रहे होंगे कि आप में से ज्यादातर विद्यार्थी इसका उत्तर दे रहे हैं बी, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका ए। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके से इलोबरेट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर का पर्वतीय मैदान है, इसके अलावा विशाल मैदान है, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय मरुस्थल है और इसके अलावा समुद्र तटीय मैदान है। लेकिन ये सही तरह का भौतिक विभाजन नहीं है। सही तरह का भौतिक विभाजन देखें हम, जो हमारे पास ऑक्सफोर्ड एटलस आता है उसके अकॉर्डिंग, तो भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेश हैं? मूल रूप से 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। इनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। बहुत छोटा सा प्रश्न मैंने यहां पर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न मैं यहां पर आप लोगों के सामने लेने वाला हूं, उसमें काफी इलोबरेशन करने वाला हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यहां पर आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर तथा राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। अब इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भारत के ऐसे कितने क्षेत्र हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं। तो भारत के साथ स्थल सीमा बनाने वाले देशों को अगर हम देखें तो भारत के साथ स्थल सीमा बनाने वाले जो देश हैं वो कई देश हैं। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं पाकिस्तान का नाम। तो हमारा जो पाकिस्तान है वो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत के कई सारे राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। नीचे से देखिए, सबसे नीचे क्या है? पाकिस्तान को टच करने वाला गुजरात, गुजरात के ऊपर राजस्थान, राजस्थान के ऊपर पंजाब, पंजाब के ऊपर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के ऊपर लद्दाख। तो पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करने वाले जो स्टेट हैं उनमें कौन कौन से हैं? गुजरात, गुजरात के अलावा दूसरा स्टेट कौन सा है? राजस्थान, राजस्थान के अलावा गुजरात को वो पाकिस्तान को और कौन टच करता है? पाकिस्तान को टच करता है पंजाब, पंजाब के अलावा इसको और कौन टच करता है? इसको और टच करता है जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू और कश्मीर के अलावा इसको और कौन टच करता है? यानी कि हम कह सकते हैं इसको जम्मू कश्मीर के अलावा टच कर रहा है लद्दाख। यानी पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करने वाली जो स्टेट्स हैं बेसिकली उनकी संख्या आपको दिखाई दे रही है सीधे सीधे कितनी है? 5। 5 ऐसे इंडियन स्टेट हैं जो पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करते हैं। अब क्योंकि बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त करा दिया गया।
तो प्रश्न उठता है कि बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं, क्योंकि बांग्लादेश को पहले ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। तो हमने आगे ले लिया कि बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करने वाले इंडियन स्टेट कौन कौन से हैं। तो बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं किस तरीके से है। बांग्लादेश हमारा यहां पर है ना। तो यह हमारा बांग्लादेश का क्षेत्र है। तो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करने वाले जो स्टेट हैं, उन स्टेट्स में सबसे पहला नाम किसका आएगा, वेस्ट बंगाल का। तो वेस्ट बंगाल क्या करता है, बांग्लादेश को टच करता है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अलावा बांग्लादेश को और कौन सा स्टेट टच करता है, वेस्ट बंगाल के अलावा टच करता है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, राइट। तो वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करते हैं। यानी बांग्लादेश की बाउंड्री को भी टच करने वाले स्टेट्स की संख्या कितनी है, बांग्लादेश की बाउंड्री को टच करने वाले जो स्टेट हैं, इन स्टेट की संख्या भी 5 है। अब बांग्लादेश से अब इस तरह का, क्योंकि मैच मेकिंग क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, अच्छा मैच मेकिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम चाइना की भी बात कर लेते हैं कि आखिर चाइना की बाउंड्री को टच करने वाले कौन कौन से स्टेट हैं। तो चाइना की बाउंड्री को टच करने वाले अगर हम स्टेट देखें, तो सबसे पहले चाइना को कौन टच कर रहा है, लद्दाख टच कर रहा है। तो चाइना की बाउंड्री को टच करने वाला स्टेट कौन सा है, सबसे पहले है लद्दाख। लद्दाख के अलावा चाइना की बाउंड्री को और कौन टच कर रहा है, थोड़ा सा नीचे आइए, लद्दाख से इमेजिनेशन सीखिए। तो लद्दाख के नीचे ही जैसे हम आते हैं, तो लद्दाख के नीचे कौन सा स्टेट पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। तो चाइना की बाउंड्री को और कौन टच कर रहा है, चाइना की बाउंड्री को टच कर रहा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अलावा और कौन चाइना की बाउंड्री को टच कर रहा है, और टच कर रहा है चाइना की बाउंड्री को उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी एक ऐसा स्टेट है जो चाइना की बाउंड्री को टच करता है। फिर हम अगर यूपी और बिहार की बात करें, तो इनकी बाउंड्री पे आ जाता है नेपाल। तो नेपाल तो टच करेगा नहीं। तो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही नेपाल से आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा स्टेट पड़ता है, सिक्किम। तो सिक्किम भी क्या कर रहा है, चाइना की बाउंड्री को टच कर रहा है। और सिक्किम के अलावा सबसे लास्ट में जो टच कर रहा है इसकी बाउंड्री को, वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश टच करता है। तो अरुणाचल प्रदेश ने इसको टच किया। अब देखो, हमने पाकिस्तान की बात कर ली, बांग्लादेश की बात कर ली, चाइना की बात कर ली, और कौन सा स्टेट हमारी इंडिया की बाउंड्री को टच कर रहा है, और स्टेट है जो हमारी, यानी कितने स्टेट चाइना की बाउंड्री को टच कर रहे हैं, इनकी भी संख्या कितनी है, टोटल 5 है। इसके अलावा और कौन सा बचा, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान जो है ये इंडिया के किस स्टेट को टच कर रहा है। अफगानिस्तान देखें तो इंडिया के जिस स्टेट को टच कर रहा है उसका नाम है लद्दाख। तो अफगानिस्तान केवल किसको टच कर रहा है, लद्दाख को टच कर रहा है। और लद्दाख के उस क्षेत्र को टच कर रहा है जिसको हम लोग POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। यानी अफगानिस्तान की बाउंड्री को टच करने वाले स्टेट्स की संख्या कितनी है, केवल 1। अफगानिस्तान के बाद हम लोग आगे आ जाते हैं नेपाल पर। नेपाल की बातचीत कर लेते हैं कि आखिर नेपाल जो कंट्री है हमारा नियरेस्ट, ये नेपाल कंट्री हमारे इंडिया के कितने स्टेट्स को टच कर रहा है। तो अगर हम नेपाल की बात करें तो ये टच करता है उत्तर प्रदेश को, ये टच करता है बिहार को, ये टच करता है उत्तराखंड को, सिक्किम को और वेस्ट बंगाल को।
तो नेपाल किसको टच कर रहा है? ये टच कर रहा है उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलावा ये और किसे टच कर रहा है? बिहार को टच कर रहा है। बिहार के अलावा ये और किसे टच कर रहा है? अभी अभी मैंने बताया था, ये टच कर रहा है उत्तराखंड को, सिक्किम को और पश्चिम बंगाल को। तो उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल की स्थिति हम देखें तो बेसिकली नेपाल का जो क्षेत्र जो टच कर रहा है वेस्ट बंगाल का, ये वेस्ट बंगाल का ये वाला क्षेत्र जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है चाय की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे महंगी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो नेपाल को टच करने वाले स्टेट्स की संख्या कितनी है? नेपाल को टच करने वाले स्टेट्स की संख्या है 5। अब नेपाल के बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। नेपाल के बाद अगला नंबर किसका आया? भूटान का। तो नेपाल के बाद अगला नंबर हम ले लेते हैं भूटान का, कि जो भूटान देश है ये इंडिया के कितने स्टेट को टच करता है? तो सबसे पहले तो आप देख ही रहे हैं किसको टच कर रहा है, ये सिक्किम को टच कर रहा है, क्योंकि नेपाल और भूटान के बीचों बीच कौन स्थित है? सिक्किम। तो नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम है, तो बेसिकली एक तो सिक्किम हो गया, सिक्किम के अलावा और कौन सा हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश और वेस्ट बंगाल, ये इन स्टेट को टच कर रहा है। यानी भूटान इंडिया के कितने स्टेट को टच कर रहा है? 4 स्टेट को टच कर रहा है। अब भूटान से और आगे बढ़ते हैं। अब कौन बचता है? म्यांमार। तो म्यांमार की बात कर लेते हैं कि म्यांमार इंडिया के कौन कौन से स्टेट को टच करता है। तो म्यांमार की बात करें तो म्यांमार सबसे पहले टच करता है अरुणाचल प्रदेश को, अरुणाचल प्रदेश। बेसिकली मुझे ये आपको मैप बना के समझाना चाहिए था, तो अगली क्लासेस में जब हम ज्योग्राफी की रेगुलर क्लासेस करेंगे तो बाकायदा मैप के थ्रू मैं आपको इन सबको समझाऊंगा, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के अलावा ये टच करता है नागालैंड को, नागालैंड को, नागालैंड के अलावा मणिपुर को, और मणिपुर के अलावा ये टच करता है मिजोरम को। अब हमें सिर्फ इतना ही मात्र नहीं समझना है, यानी म्यांमार इंडिया के कितने स्टेट को टच कर रहा है? 4 स्टेट को। अब हम यहाँ पे कुछ नई चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न हमसे थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जा सकता है। ये तो हमें पता चल गया कि हमारी इंडिया की लैंड बाउंड्री को टच करने वाले जो कंट्री हैं वो हैं पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। लेकिन एक यहाँ नया प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर ये जो पाकिस्तान है ये इंडिया की किस स्टेट को सबसे ज्यादा टच करता है? तो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा सीमा इंडिया की किस स्टेट से लगती है? राजस्थान से लगती है। इसी प्रकार बांग्लादेश की बात की जाए कि बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा इंडिया की किस स्टेट से लगती है? तो बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा वेस्ट बंगाल से लगती है। इसी प्रकार बात की जाए चाइना की कि चाइना की सबसे ज्यादा सीमा इंडिया की किस स्टेट से लगती है? तो चाइना की सबसे ज्यादा सीमा इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अफगानिस्तान में केवल एक ही स्टेट है, तो आप देख ही रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लद्दाख से लग रही है। इसी प्रकार नेपाल के कंसर्न में ये प्रश्न पूछा जाए कि नेपाल की बाउंड्री सबसे ज्यादा इंडिया के किस स्टेट से टच होती है?
तो आपको ध्यान में रखना होगा इंडिया की, नेपाल की सबसे ज्यादा बाउंड्री इंडिया के बिहार से टच होती है। उसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भूटान की सबसे ज्यादा सीमा किस देश से लगती है, तो भूटान की सबसे ज्यादा सीमा लगती है असम के साथ। इसी तरह अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि म्यांमार की सबसे ज्यादा सीमा किस स्टेट से लगती है, तो म्यांमार की सबसे ज्यादा सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश के। यानी आपसे ये प्रश्न किसी भी कंसर्न में पूछ लिया जाए, आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब यहां पे प्रश्न पे वापस आते हैं हम लोग। प्रश्न क्या था, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। तो आप देखिए कौन सा समूह सीमा बना रहा है। यहां पर पहले ऑप्शन को देखते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो चाइना की बाउंड्री को टच कर रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए यहां पर गलत हो जाता है। दूसरे में दिया हुआ है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टेट आता है, गुजरात आता है, गुजरात के बाद राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद जम्मू कश्मीर आता है, राजस्थान के बाद पंजाब आता है और पंजाब के बाद जम्मू कश्मीर आता है। यानी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तीसरा, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। हरियाणा बीचों बीच स्थित है। अब हरियाणा जब बीचों बीच स्थित है तो आपको मैं ऐसे समझा सकता हूं, मान लीजिए ये जो फेस मेरा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पूरा हिस्सा, मेरी कैप के ऊपर का आधा हिस्सा, इस साइड वाला जो है वो जम्मू कश्मीर है और इस साइड वाला लद्दाख है। ये जो मेरा कान है, वो कान का हिस्सा, मेरे राइट कान का हिस्सा क्या है, मैंने मान लिया पंजाब। यहां से लेकर यहां तक ये हिस्सा मैंने क्या माना, ये हिस्सा मैंने माना है राजस्थान और ये है गुजरात, यहां पर है लद्दाख। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। और अगर हम और डीप में देखें तो यही मेरा जो फेस वाला एरिया है, इसको मैंने इमेजिन किया लाइक एज हरियाणा। और हरियाणा में ये मेरा जो मिड पॉइंट है, यहाँ पर है चंडीगढ़, और ये जो नाक वाला हिस्सा है, इसको मैंने लाइक एज इमेजिन किया किस तरह, नई दिल्ली, इंडिया की इज्जत और हमारी भी इज्जत। कहते हैं ना नाक कट गई, तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। हिमाचल प्रदेश दूसरी साइड में है, इस साइड में नहीं है, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। राइट, तो आपको समझ में आ गया उत्तर कौन सा सही होगा, बी। मैं बहुत आसानी से आपको एक एक स्टेप को यहां पर क्लियर करते हुए चलूंगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं तो यहां पर एक प्रश्न दिया हुआ है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो यहां पर आपसे पूछा क्या गया है कि सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी। अब यहां पर अगर हम इसकी स्थिति को थोड़ा डेप्थ में जाकर के समझें तो उत्तर आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे, और सही बहुत सारे विद्यार्थी कई सारे उत्तर दे रहे हैं, सही उत्तर दिया है, लेकिन मैं इसको और डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आप ऐसे इमेजिन करें कि ये इंडिया का निचला हिस्सा है और यहां पर है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और यहां पर जो क्षेत्र है वो है हमारा गुजरात। तो ये क्या है, इंडिया की हमारी वेस्टर्न बाउंड्री है, और ये क्या है, इंडिया की हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है। यहां पर हम देखें तो हमारा अंडमान निकोबार है। अब जब ये अंडमान निकोबार है तो ये हमारा साउदर्न पॉइंट है, और इसी तरह यहां पर हम देखें तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर, तो और लद्दाख, ये क्या हो गया हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र। तो जब इस तरह का है तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, इसको हम और डिटेल में बेहतर कैसे समझ सकते हैं। यहां पर मैंने एक छोटा सा गोला बना लिया, और ये गोले को मैंने मान लिया कि ये पृथ्वी है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इमेजिन किया इट इज लाइक एज अवर अर्थ।
तो अर्थ को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये जो लाइन है जो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे, इक्वेटर लाइन बोलेंगे। इक्वेटर लाइन को हम लोग हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो जब ये हमारी इक्वेटर लाइन है और इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन कर देते हैं, हालांकि ये एग्जैक्टली सीधी नहीं है, लेकिन क्योंकि इस रेखा के आधार पर समय का निर्धारण होता है, इसीलिए इसको मेरिडियन लाइन कहा जाता है, मध्याह्न रेखा कहा जाता है। अगर हम अपने इंडिया की स्थिति को देखें तो हमारा जो इंडिया है वो इस तरह की सिचुएशन में है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है, मैंने जो लगाया हुआ है, ये पॉइंट क्या है, हमारा अंडमान निकोबार। तो जब ये पॉइंट अंडमान निकोबार है, तो ऐसी स्थिति में ये जो इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है, ये डिस्टेंस है बेसिकली 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। और ये वाला पार्ट है हमारा गुजरात का, और ये वाला पार्ट हमारा चला गया वेस्ट बंगाल वाला। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें कि ये पॉइंट हमारे इस मेरिडियन लाइन से कितनी दूरी पर है, तो ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है जो दूरी पर है, बेसिकली ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट की वैल्यू है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये जो पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है जो यहाँ से बाहर निकला हुआ है, इस पॉइंट की वैल्यू है 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो वैल्यू है वो इस पॉइंट की नहीं है, ये बेसिकली किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो पॉइंट की वैल्यू है वो कितनी है, 97 डिग्री 25 मिनट। तो जब इस तरह की सिचुएशन है और इस तरह की सिचुएशन को हम समझ रहे हैं, तो वेस्ट में ये जो गुजरात है, इस गुजरात के इस पॉइंट पर अगर हम ध्यान दें तो हमारा कोई ना कोई क्षेत्र स्थित होगा। तो एक्चुअल में जो ये पॉइंट है गुजरात का, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है सर क्रीक। क्या कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं। और इसी तरह ये जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है जहां पर हमारी म्यांमार से बाउंड्री टच होती है, इस पॉइंट को कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कहते हैं किबिथु, किबिथु। तो ये सरक्रीक जो क्षेत्र है, यहाँ सरक्रीक क्षेत्र पर कभी कभी इसको सरक्रीक के अलावा एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको गुहार माता या गुहार मोती भी कहते हैं। तो कई सारी पुस्तकों में इसका नाम गुहार मोती मिलता है और कई जगह पर इसका नाम गौर माता मिलता है। ठीक है, तो ये क्या है, या तो हम इसको गुहार मोती कहते हैं या गौर माता कहते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट से लेकर के और ध्यान से देखें कि इस अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक की दूरी कितनी है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये लगभग 118 मिनट के आसपास का अंतर क्रिएट करता है। और आप सभी जानते हैं कि 4 डिग्री बराबर कितने मिनट होता है, 4 डिग्री बराबर 1 मिनट होता है। तो आप लोग अभी इसको बेसिक लेवल पर समझ लीजिए, बाद में मैं इसको और डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो यहां पर यही पूछा गया है कि इसका पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है। इसी प्रकार ये जो हमारा यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को कहा जाता है इंदिरा कॉल। इस पॉइंट को किस नाम से जानते हैं, इस पॉइंट को इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जो पॉइंट है हमारा साउदर्न का लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। तो इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। तो ये इंदिरा पॉइंट है। अब यहाँ कई तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम क्या है।
तो अगर आपसे इंदिरा पॉइंट का ओल्ड नेम पूछ लिया जाए तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट को किस नाम से जानते थे पहले? पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते थे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंदिरा कॉल से लेकर के और हमारा ये जो साउथ का पॉइंट है यहाँ तक की, जो कि तमिलनाडु में है, जिसको हम पॉइंट कालीमारे भी कहते हैं, यहाँ तक की डिस्टेंस कोई ना कोई जरूर होगी। तो बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी है? तो अगर आपसे ये डिस्टेंस पूछ ली जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? क्या मुझे कोई बताएगा कि ये डिस्टेंस कितनी है उत्तर से लेकर के साउथ तक की? तो उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की ये जो डिस्टेंस है, बेसिकली ये डिस्टेंस कितनी है? तो ये जो डिस्टेंस है जो जम्मू कश्मीर से लेकर के इस पॉइंट तक आती है, ये है आपकी 3214 किलोमीटर। ठीक उसी प्रकार से ये वाली जो डिस्टेंस है जो कि गुजरात के गुहार मोती से लेकर के और किविथू तक की है, ये कितनी है? तो ये है आपकी 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है। तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और भारत की पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। राइट। तो कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब हम लौट करके अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। हम लौट करके प्रश्न पे आ जाते हैं तो यहाँ पूछा जा रहा है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य। तो सबसे पूर्वी राज्य हमने कौन सा देखा? सबसे पूर्वी राज्य था हमारा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा था? हमारा गुजरात। यानी हमारा उत्तर क्या सही होगा? डी। राइट, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसी में मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी कंफ्यूज भी करने की कोशिश की जाती है। जैसे यहाँ पे सबसे पूर्वी दे दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पूर्वी दे दिया और यहाँ पर सबसे पश्चिमी दे दिया और यहाँ पे ऑप्शंस को बदल दिया। और ऑप्शंस को कैसे बदला? एक ऑप्शन यहाँ पे और डाल दिया, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात दोनों। तो आपको इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि पहले किसको पूछा गया है? पूर्वी को। तो पूर्वी कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। और बाद में पूछा गया है सबसे पश्चिमी को, तो सबसे पश्चिमी क्या होगा? आपका गुजरात होगा। राइट, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितना अंतर है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी गांव। अब गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है, उस पश्चिमी गांव का नाम मैंने क्या बताया था? अभी अभी ध्यान दीजिए, मैंने पश्चिमी गांव का नाम बताया था गौर माता या गुहार मोती। गौर माता या गुहार मोती। अब गौर माता या गुहार मोती, और यहाँ पे फिर पूछा गया सबसे पूर्वी छोर पर। तो सबसे पूर्वी छोर पर जो क्षेत्र स्थित है वो कौन सा है? वो बेसिकली है किविथू। वो क्या है? किविथू है। तो गौर माता है और किविथू है। अब दोनों के बीच कितना अंतर मैंने बताया था? यहाँ पर आपको बताया था कि कितने मिनट का अंतर है? 118 मिनट का अंतर है। 118 मिनट का अंतर है। और ये 118 मिनट का अंतर लगभग कितने घंटे के बराबर होता है? ये बराबर होता है 2 घंटे के बराबर। तो आप देखिए यहां पर पूछा जा रहा है कि इनके समय के बीच कितने घंटे का अंतर होगा। तो कितने घंटे का अंतर है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि 118 मिनट का अंतर है। अब 118 मिनट का अंतर है तो कितने घंटे का अंतर होगा? ऑफ कोर्स ये अंतर कितने घंटे का जाएगा? लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आज मैंने बहुत सिंपल लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे उठाए हैं, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, ताकि मैं आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर सकूं। ठीक है, बहुत आसान से प्रश्न मैंने लिए हैं और इनका स्तर यूपीएससी का नहीं लिया है मैंने, केवल आपको ज्योग्राफी को एक बेसिक चीज क्लियर करने के लिए, ताकि आपको पता रहे। कई सारे विद्यार्थी इस भ्रम में रहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉलिटी की क्लासेस चलेंगी। तो मैं आपको ओपनली बता दूं, आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर,
इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी, इसके अतिरिक्त वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा आपका इकोनॉमी, इकोनॉमी के अतिरिक्त आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, जनरल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, इन सब के मिलाकर लगभग 12,000 क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे, या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी और विद डिटेल कराई जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी के लिए हमने अलग से एक्सपर्ट रखे हुए हैं। तो मैं सारी क्लासेस मैं नहीं लूँगा, यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बस एक प्रयोग के तौर पर ज्योग्राफी ले लिया है, इसीलिए मैंने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नया प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजर रही है, लेकिन उससे भी पहले प्रश्न खड़ा हो जाता है कि आखिर कर्क रेखा है क्या। तो कर्क रेखा को समझने के लिए हमें क्या करना है, मैंने यहां पर एक पृथ्वी का एक छोटा सा आकार बना लिया और ये मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी। ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, बेसिकली ये लाइन पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर रही है, दो इक्वल पार्ट में विभाजित कर रही है, इसलिए इस लाइन को किस नाम से जानते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो जब भी कोई गोल आकृति बनाई जाती है तो वो गोल आकृति किसी सेंटर पॉइंट से ही होकर के निर्मित होती है। तो जब वो सेंटर पॉइंट से होकर ही निर्मित होती है तो ऐसी स्थिति में ये जो गोल आकृति, इस सेंटर पॉइंट को टारगेट करके हमने एक एंगल बनाया जो कि लगभग 23.5 डिग्री का है। तो ये जो 24.5 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो हमारे द्वारा लाइन ड्रॉ की गई है, दरअसल एक्चुअली में इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसी लाइन को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो ये कौन सी लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अब इसी प्रकार से हम साउथ डायरेक्शन में भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सेंटर पॉइंट से 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है, इस पॉइंट को ध्यान में रखकर हमने एक नीचे लाइन ड्रॉ कर ली। तो ये जो लाइन है ना, जो हमने 23.5 डिग्री को ध्यान में रख करके खींची है, इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहेंगे, यानी हम इसे हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो हमारे इंडिया का अगर विस्तार देखें, तो अगर हम अपने इंडिया का विस्तार देखते हैं तो हमारा जो इंडिया है, बेसिकली इंडिया का विस्तार नीचे से ऊपर कितने डिग्री तक है। तो ध्यान दीजिए कि इंडिया का जो विस्तार है, ये वाले पॉइंट को जो कि तमिलनाडु पर पड़ता है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ता है। और 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के अगर हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर को मान लें तो जम्मू कश्मीर तक की डिस्टेंस कितनी है, लगभग 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब हुआ कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसका मतलब है कि 23.5 डिग्री वाली जो लाइन ड्रॉ हो रही होगी, वो लाइन इंडिया के बीचों बीच से पास हो रही है। यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को लगभग मध्य से विभाजित करती है। तो कर्क रेखा क्या कर रही है, इंडिया को लगभग 2 भागों में बांट रही है। अब ये जो कर्क रेखा है या जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के कितने स्टेट से होकर के पास होती है। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया के 8 स्टेट से होकर के पास होती है, 8 राज्यों से होकर के पास होती है।
तो एक बार मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता है? तो सबसे पहले यहाँ पर जो स्टेट पड़ेगा वो स्टेट कौन सा पड़ेगा? वो स्टेट पड़ेगा गुजरात। गुजरात के बाद दूसरा स्टेट कौन सा पड़ता है? गुजरात के बाद जो दूसरा स्टेट पड़ता है वो है राजस्थान। अब गुजरात के बाद राजस्थान पड़ा, राजस्थान के बाद क्या पड़ेगा? राजस्थान के बाद पड़ता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद क्या पड़ता है? मध्य प्रदेश के बाद पड़ता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद क्या पड़ता है? झारखंड, छत्तीसगढ़ के बाद क्या पड़ेगा? झारखंड पड़ेगा, और झारखंड के बाद यहाँ पे क्या पड़ता है? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद पड़ता है मिजोरम, और फिर क्या पड़ता है? त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट पढ़ रहे हैं? 8 स्टेट पढ़ रहे हैं। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। राइट, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रेखा है यहाँ से किस तरीके के प्रश्न और पूछे जा सकते हैं। यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में इन राज्यों को सही तरीके से व्यवस्थित कीजिए, या दक्षिण से उत्तर के क्रम में इन राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रश्न पूछा गया है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो आपको दिख रहा है गुजरात से होकर के गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से होकर के गुजर रही है, झारखंड से होकर गुजर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर के नहीं गुजर रही है। यानी आपका उत्तर क्या होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? बहुत छोटे छोटे यहाँ पर मैंने प्रश्न लिए हुए, तो यहाँ पे त्रिपुरा पहले आएगा, मिजोरम बाद में आएगा। ठीक है, तो त्रिपुरा 7वें नंबर पे है, मिजोरम 8वें नंबर पे है, मैंने वो फ्लो में लिख दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। भारत विस्तृत है। अब भारत विस्तृत है और प्रश्न दिया गया 37 डिग्री 17 मिनट 53 नॉर्थ से 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। फिर दिया 37 डिग्री 17 मिनट 53 नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट 28 सेकंड दक्षिण के बीच। फिर दिया 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड उत्तर तथा 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर के बीच। और लास्ट में ऑप्शन दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब यहां पर आपको उत्तर निकालना है। अब यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का विस्तार किधर है। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी लगातार उत्तर दे रहे हैं, कोई बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, लेकिन सही उत्तर अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सही उत्तर को ध्यान से देखिए, सही उत्तर को ध्यान से देखें तो सही उत्तर के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया? एक पृथ्वी का छोटा सा चित्र बना लिया और यहाँ पर हमने इक्वेटर लाइन को ड्रॉ कर लिया और यहाँ पर हमने एक छोटी सी मेरिडियन लाइन ड्रॉ कर ली। अब मेरिडियन लाइन जब हमने ड्रॉ की तो हमारी मेरिडियन लाइन में हमारा जो इंडिया है उसकी लोकेशन ये हो जाएगी। इसको हम आमतौर पर क्या मानते हैं? नॉर्थ। इसको हम साउथ मानते हैं, इसको हम ईस्ट मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं? वेस्ट मानते हैं। अब भारत का ये विस्तार पूछ रहा है। अब भारत का विस्तार पूछ रहा है तो आप सभी जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है वो बेसिकली किधर से है? ये 8 डिग्री 4 मिनट से, और ऊपर कहाँ तक जा रहा है? ये जम्मू कश्मीर तक जा रहा है और ये कितने मिनट तक है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो जब ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है तो आप देखिए कि ये वाला जो आपका फोर्थ पार्ट है ये किस में आ रहा है? नीचे से देखें तो ये किधर की तरफ जा रहा है? ये 8 डिग्री 4 मिनट कैसा हो जाएगा? ये 8 डिग्री 4 मिनट आपका जो हो जाएगा वो कौन से गोलार्ध में जा रहा है? तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, और किधर की तरफ जा रहा है? ऊपर वाला हिस्सा भी कहाँ है? नॉर्थ में है, यानी ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तर तक। तो दोनों में ही क्या है, नॉर्थ है। तो आप देखिए यहां पर ऊपर क्या दिया है, एक डायरेक्शन उत्तर दी है, एक डायरेक्शन दक्षिण दी है, यानी आपका ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि दोनों ही पार्ट किस में आ रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। अब यहां पर एक नॉर्थ दिया है, एक साउथ दिया है, तो आपका ये उत्तर भी गलत हो जाता है। अगला यहाँ पर 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकंड दिया है और 8 डिग्री 28 मिनट उत्तर दिया है। तो आप देखिए ये 37 डिग्री 17 मिनट नहीं है, बल्कि कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है। और ये 8 डिग्री 28 मिनट दिया है, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है। यानी आपका ऑप्शन सी भी गलत हो जाता है। तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो वो छोटे छोटे मैंने यहां पे क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। जब आप सोचो कितने छोटे छोटे स्तर के प्रश्नों में, जो कि अभी यूपीएससी को मैंने यहाँ पे टच भी नहीं किया है, तब आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हो। तो अगर बड़े स्तर के प्रश्न होते तो आप क्या करते। तो पहले हम आपको दो तरीके के प्रश्न बताएंगे। पहले एक बार हम बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लेंगे पहली क्लास में, और उसके बाद फिर दूसरी क्लास में उसी टॉपिक के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस लेंगे, ताकि आपकी यूपीएससी की तैयारी प्रत्येक स्तर पर परफेक्ट हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहां पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन से हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू इंडिया। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। अबाउट 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया कम्स अंडर इंडिया। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, डिवाइडिंग द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। इंडिया लाइज एंटायरली इन द ट्रॉपिकल जोन। और आपसे कहा गया है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। 2 and 4, 2 and 3, 1 and 2 and 3 and 4। अब इसका उत्तर अगर हम यहां देखें तो स्टेटमेंट वाइज इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पे भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है। अब ऑफ कोर्स जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो फिर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि विश्व का सबसे छठा बड़ा देश है, इसका मतलब यहाँ पे बातचीत की जा रही है किसके बारे में, बातचीत की जा रही है क्षेत्रफल के बारे में। अब क्षेत्रफल के बारे में क्यों की जा रही है, क्योंकि इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए कि भारत जो है वो विश्व का छठवां नहीं, भारत कौन से स्तर का देश है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो एरिया वाइज अगर हम ध्यान से देखें कि अकॉर्डिंग टू एरिया विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, तो अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, रूस। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, यहां पर सबसे पहले आएगा रूस, रसिया। रूस के बाद कनाडा, कनाडा आ जाएगा। तो रूस के बाद क्या आ गया यहाँ पे, रूस के बाद दूसरा देश क्या आ गया, कनाडा। कनाडा के बाद तीसरे नंबर पर क्या आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बाद चौथे नंबर पर क्या आ गया, चाइना। अब रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, और इसके बाद फिर कौन सा स्टेट आ जाता है, कौन सा कंट्री आ जाता है, ध्यान दीजिए। फिर आ जाता है अगले नंबर पर ब्राजील। तो अगले नंबर पर क्या आ गया, पांचवें नंबर पर यहां पर आ गया ब्राजील। ब्राजील के बाद
फिर अगले नंबर पर कौन सा है? अगले नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद तब अगला नंबर किसका आता है? इंडिया का। और इंडिया के बाद फिर अगला नंबर किसका आता है? इंडोनेशिया का। तो अब यहां पे इंडिया की स्थिति देखिए, पहले नंबर पर क्या है? रसिया। दूसरे नंबर पर क्या है? कनाडा। तीसरे पर यूएसए। चौथे पर चाइना। पांचवें पर ब्राजील। छठवें पर ऑस्ट्रेलिया। सातवें पर इंडिया। आठवें पर इंडोनेशिया। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दे रहा है? ये कह रहा है छठा सबसे बड़ा देश है। तो जब छठा सबसे बड़ा देश है, जबकि हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा कि इंडिया कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पे? सातवां। यानी हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरी तरह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। अब जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, अब दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है। अब संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारत क्षेत्रफल के आधार पर वर्ल्ड का 2.4% एरिया कवर करता है। यानी आपका सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो बराबर भागों में बांटती है। तो अभी अभी आपको मैंने बताया था कि कर्क रेखा जो है वो क्या कर रही है? देश को दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 8 स्टेट से होकर के पास हो रही है, वो क्या कर रही है? वो इंडिया के 8 स्टेट से होकर के पास हो रही है और देश को लगभग दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो तीसरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से सही है। अब यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट दिया गया है भारत पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। अब भारत की स्थिति को अगर हम यहाँ समझने की कोशिश करें तो भारत की स्थिति को समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया? एक छोटा सा चित्र बनाया इन अर्थ का, और अर्थ के बाद हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की जिसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब इक्वेटर लाइन यहाँ पे इसको कह रहे हैं, तो ये जो 0 डिग्री से लेकर के और सेंटर पॉइंट से लगभग 30 डिग्री तक का जो एरिया है, दरअसल इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया को कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, यानी हम इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। इसके बाद इस सेंटर पॉइंट से 45 डिग्री पर एंगल बनाते हुए हमने एक लाइन और ड्रॉ की जो सेंटर पॉइंट से कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 45 डिग्री का। यानी 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का जो जोन है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। और सब ट्रॉपिकल जोन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। उसके बाद फिर इस सेंटर पॉइंट से एक पॉइंट हमने और बनाया और ये हमने बनाया 66.5 डिग्री तक का। तो 45 डिग्री से लेकर के और 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, बेसिकली इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, यानी हम इसको समतापीय जोन कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं या समतापी कटिबंध कहते हैं। इसके बाद 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का जोन है, इसको हम लोग पोलर जोन यानी ध्रुवीय कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब हम यहाँ पर अपने इंडिया की लोकेशन देखें तो ये वाली लाइन हमने कैसे इमेजिन की? ये वाली लाइन हमने इमेजिन की मेरिडियन लाइन के तौर पर, और इंडिया का विस्तार देखें तो कहाँ से? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। इसका मतलब है कि इंडिया हमारा सब ट्रॉपिकल जोन में भी है और इंडिया हमारा ट्रॉपिकल जोन में भी है, जबकि यहाँ पर क्या कहा गया? भारत पूरी तरह से
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। तो पूरी तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में भी आ रहा है, यानी उष्णकटिबंध में भी आ रहा है, और ये सब ट्रॉपिकल जोन में भी आ रहा है। यानी आपका चौथा स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो जाता है। तो आप इसका सही उत्तर क्या देंगे? ऑफ कोर्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। तो अगर आपको लग रहा है कि अब हम लोग जब क्लास में डिस्कशन करेंगे प्रॉपरली, तो हमने 2023 के पैटर्न पर सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन 2023 के पैटर्न पे नहीं है, मैंने बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इनको फ्रेम कर रहे हैं। तो मैंने ये बताने के लिए कि हम लोग बाकी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे, इसलिए यहाँ पर ज्योग्राफी को सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया है, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों को जो भ्रम हो रहा था कि केवल पॉलिटी ही तो नहीं पढ़ाया जाएगा, उनका वो भ्रम तोड़ा जा सके। ठीक है, बीच में मैंने 1-2 क्लास हिस्ट्री की भी ली थी। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर उत्तर क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट कौन सा सही है, 2 और 3। तो अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, आज आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैं एनर्जेटिक नहीं दिखाई दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअली थोड़ा सा बैक पेन का इशू हो रहा है, तो उस वजह से आप लोगों को एनर्जी नहीं फील हो रही होगी। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत जल्दी हमारी क्लासेस 2 आवर्स की होने वाली हैं, और ये क्लासेस हमारी फिर केवल ऐप पर चलेंगी। आप लोगों के लिए अभी 15 अगस्त का ऑफर चल रहा है। आप लोग केवल 2199 रुपये में इस पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और इसमें हम लोग 12,000 से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास कराने वाले हैं। और आप लोग इन प्रश्नों का अभ्यास करने के बाद दावा करते हैं कि इतना पावरफुल कुल को फील करेंगे कि आप लोगों को ये महसूस नहीं होगा कि आप लोग परीक्षा में जब प्रेजेंट होने जा रहे हैं कि आप लोग पहली बार परीक्षा में प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आज की क्लास में केवल मैंने बहुत कम क्वेश्चंस रखे थे आपको ये बताने के लिए कि हम लोगों का पैटर्न क्या रहेगा। बेसिकली ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पे पीवी सर पढ़ाएंगे, और वही प्रॉपर क्लासेस लेंगे। मैं आपको पॉलिटी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत एंजॉय किया आप लोगों ने मेरे साथ क्लास में। तो अभी हमारी केवल शायद 20 तारीख के आसपास तक ये क्लासेस YouTube पे और रहेंगी। तब तक 1 घंटे की क्लास रहेगी, और उसके बाद फिर हम अपनी क्लासेस को 2 आवर्स की करने जा रहे हैं, और वो फिर ऐप पे चलेगी। बाकायदा जितना भी एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में कवर कराया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चिंता रहती है कि सर हमें यहाँ पे नोट्स किस प्रकार से बनाएं। तो अभी हम लोग केवल प्रमोशनल क्लास चला रहे हैं। ठीक है, तो प्रमोशनल क्लास चला रहे हैं। जैसे मैंने पॉलिटी की प्रमोशनल क्लास नहीं चलाई थी, वहाँ पे बाकायदा मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था। तो आप लोग ध्यान दें कि जितना भी क्लास में आप लोगों को बताया जा रहा है वो एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपको क्या करना है, क्लास में जितने भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना है। और जिन महत्वपूर्ण पॉइंट को मेरे द्वारा परिचर्चा की जा रही है उन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और उसके बाद फिर आपको इन प्रश्नों का ऐप पर जाकर के फिर से टेस्ट देना है। और अगर वहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक हो रही है तो वहाँ पर क्वेश्चंस का डिटेल भी आपको मिलेगा। उस डिटेल को पढ़कर आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और आप अगर अपना इस बैच में एडमिशन सुनिश्चित कराना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस नंबर पर कांटेक्ट करके 87507110002244 पर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन सुनिश्चित करा सकते हैं। जिन लोगों ने परचेज नहीं किया है वो इसको परचेज कर लें, क्योंकि हमारी स्पीड थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ठीक है, बाकी अगर किसी को भी किसी भी तरह का लाभ चाहिए या कोई भी डाउट होता है तो वो यहाँ स्क्रीन पर दिए हुए क्वेश्चन ऐप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। एकता ऐप पे मिलेंगे आपको, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐप पर उपलब्ध कराए जाएंगे प्रॉपरली
परेशान नहीं होना है। अभी तो हम लोग क्वेश्चंस भी कम रख रहे हैं, फिर हम लोग पर डे कम से कम 50 क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आपने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आप सभी को उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे कल की क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू। हाँ, विद डिटेल मिलेगा। जी जी।